तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस किए थे काइनेमेटिक्स के बेसिस पे, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। अभी हम प्रायोरिटी पे वही चैप्टर्स ले रहे हैं जो जेई नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, एज वेल एज उसमें से क्वेश्चंस आते भी हैं, एंड विच इज इजी, मतलब आप इजीली कर भी सकते हो उस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो उनको प्रायोरिटी लेते हुए हम चल रहे हैं। अब मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ पोजीशन। आपको वो पोजीशन दी गई है पार्टिकल की 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये आपको गिवन है मीटर के अंदर, एंड पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम दिस पोजीशन। हम इसे ले लेते हैं r1 से r2, एंड r2 सेकंड पोजीशन आपको गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप इन मीटर under the action of a force 2i cap plus j cap माइनस के कैप इन न्यूटन। तो आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय द फोर्स, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए क्या करेंगे इसके लिए। ओके, सो क्या आंसर आ रहा है, 8 जूल, राइट। देखिए यहां पर करना क्या है हमें, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डेल्टा एस, राइट। यहाँ पर आर दिया हुआ है, अगर हम इसे S1 S2 ले लें, दिस इज S1 दिस इज S2, तो फर्स्ट पोजीशन है S1, सेकंड पोजीशन है S2, तो डेल्टा एस मतलब चेंज इन द पोजीशन, राइट। तो चेंज इन पोजीशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1, तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप माइनस S1 का क्या आ जाएगा 2i कैप माइनस j कैप माइनस सॉरी प्लस k कैप, राइट। तो 3 माइनस 2i कैप 2 माइनस 1 सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। यस सर। तो ये हो जाएगा 3j कैप। ओके, ना ये हो गया माइनस 2k कैप माइनस k कैप, तो ये हो जाएगा माइनस 3k कैप। बोलो यहां तक क्लियर है। यस सर। अब यहाँ पे डेल्टा एस है, फोर्स आपको गिवन है कितना, फोर्स आपको गिवन है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। सो वी कैन से वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डेल्टा एस में एफ की वैल्यू है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इनटू ये कितना आ जाएगा i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। बोलो समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 माइनस 3। कुछ गड़बड़ किया, +3 आएगा। प्लस 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। सो 2 प्लस 3 मतलब कि 8 जूल, ये आंसर आएगा ए। बोलो क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड पोजीशन is shown in the figure in one dimensional case. The work done in displacing a body from x equals to 1 centimeter to x equals to 5 centimeter, मतलब आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। और वर्क डन आपको निकालना है कहां से कहां के लिए बेटा, x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर से लेके x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर तक, राइट। आपको क्या गिवन है, डाइन मतलब कि फोर्स गिवन है और दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट गिवन है। ठीक है, दोनों सीजीएस यूनिट यूज की गई है, फोर्स का यूनिट और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, दोनों की कौन सी यूनिट यूज की गई है, सीजीएस। तो आपको आंसर अर्ग में मिलेगा। तो बताइए यहां पर हम क्या कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। हमें क्या एरिया। करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, एग्जैक्टली। वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ इंटू एस। तो अगर हम देखें यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए, सपोज अगर हम ये मान लें, तो हमें ये क्या निकालना पड़ता है, एरिया। ये एरिया कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये एरिया कैसा आएगा, नेगेटिव। तो सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो, आपसे पूछा कहाँ से कहाँ गया है, 1 से 5। ध्यान रखना 0 से 1 मत काउंट कर लेना, ये 1 है और ये 5 है। तो
तो आप देख सकते हो कि 1 से 2 इतना पार्ट, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, हम एरिया निकाल लेते हैं। ये A1 एरिया आ जाएगा, फिर ये A2 एरिया आ जाएगा, ये A3 एरिया आ जाएगा और ये A4 एरिया आ जाएगा, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो A1 कितना आएगा, A1 आएगा आपका 10 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 10। A2 कितना आ जाएगा, A2 आएगा आपका 20 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 20। A3 कितना आएगा बेटा, A3 आएगा, नेगेटिव में है इसलिए हम लोग क्या लेंगे, 10 इंटू minus 1, 10. तो -10। और A4 कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1, तो +10, राइट। तो Yes, sir. टोटल एरिया अगर हम निकाल लें इसका तो कितना आ सर जाएगा, एरिया नेगेटिव नेगेटिव थोड़ी होगा सर। एक बात बताओ, यहाँ पर हमने ये जो वर्क डन किया है यहाँ पर, ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्या। लेकिन सर उसका एरिया पॉजिटिव नहीं होगा। हम लोग बेटा यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, वर्क डन फाइंड कर रहे हैं ना 1 से लेके 5 के लिए। आपको ऑलरेडी हाँ हाँ सर नेगेटिव समझ गिवन गई। है ना, हाँ हाँ तो 10 प्लस 20 माइनस 10 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा 30। तो 30 अर्ग इज द आंसर। बोलो क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. एनीवन हैज एनी डाउट हियर। No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a locomotive of mass m starts moving so that its velocity varies according to the law v is equals to k root s, where k is the constant and s is the distance covered. Find the total work performed by all forces which are acting on the locomotive during the first t second after the beginning of motion. तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द total work performed by all the forces which are acting on the locomotive during the first t second after the beginning of motion. समझ में आ रहा है। यहां पर देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी टोटल वर्क पूछा जाए एंड दैट इज आल्सो बाय द ऑल द फोर्सेस, ठीक है, तो हमेशा याद रखना वर्क एनर्जी वाला जब कंसेप्ट इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, जब आपसे पूछा जाए टोटल वर्क फाइंड करना है और उसमें सारे फोर्सेस की वजह से आपको फाइंड करना है, तो सिंपल सा फंडा याद रखना, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देना। क्या अप्लाई करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम है के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल्स टू 1/2 m v final square minus v initial square। बोलो आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपको दिया गया वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है k रूट s, वेलोसिटी कितना ये वन है k रूट s, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको फाइंड करना है आफ्टर टी सेकंड, मतलब फॉर द फर्स्ट टी सेकंड्स के बाद में उसकी एनर्जी कितनी होगी, द टोटल, हाँ टोटल वर्क परफॉर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, v इज इक्वल्स टू आपको गिवन है k टाइम्स ऑफ रूट s। अच्छा अब हमारे पास v s का फंक्शन है और हमें किसका चाहिए, टाइम का फंक्शन चाहिए v। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू k रूट s जो हमारे पास है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे v इन द वेलोसिटी इन द फंक्शन ऑफ टाइम t। तो v को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ds बाई dt लिख सकते हैं, राइट। और v हमें कितना गिवन है, k रूट s, तो वी कैन से k रूट s। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ds बाय रूट s इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ dt, लिख सकते हैं, यस और नो। Yes, sir. अब हमारे पास में ds बाय रूट s इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ dt आ गया। अच्छा अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, नाउ ये हम लिख सकते हैं ds बाय रूट s इक्वल्स टू k dt, तो वी कैन से दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, राइट। इंटीग्रेशन हम करेंगे कहां से कहां के लिए, 0 से टाइम t के लिए, एट टाइम t को 0 पे पोजीशन s 0 है, टाइम t पे पोजीशन s है।
सो अंडर रूट ऑफ सॉरी ds बाय रूट s, तो ये हो जाएगा s रेस टू माइनस 1/2 ऊपर जाएगा तो इंटू ds। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं s रेस टू माइनस 1/2 प्लस 1 बाय माइनस 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा k टाइम्स ऑफ t, तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट स्टेप्स ले रहा हूँ, ध्यान रखना, s रेस टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 kt। तो s कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 k स्क्वायर टी स्क्वायर। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, k स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, बिकॉज व्हाट वी रिक्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ds बाय dt। तो ये हो जाएगा 1/4 k स्क्वायर टी स्क्वायर का हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t, ये 2 और ये 2 गया, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर टी बाय 2। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, k स्क्वायर टी बाय 2। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। अब आप समझो एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर वेलोसिटी 0 है, और t इक्वल्स टू t0 टाइम पे, मतलब आफ्टर t सेकंड t टाइम पर वेलोसिटी कितनी आ रही है बेटा, k स्क्वायर t बाय 2 आ रही है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में ये अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो 1/2 m फाइनल v स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, v फाइनल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, सॉरी v का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर का स्क्वायर मतलब k रेज टू 4 t स्क्वायर बाय 4, ये v फाइनल माइनस इनिशियल तो 0 है ही, तो ये हो जाएगा 4 टू 8 m k रेज टू 4 t स्क्वायर बाय 8, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 1/8 m k रेज टू 4 t स्क्वायर। बोलो, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. पक्का समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ सर। ओके। तो ध्यान क्या रखना है, वर्क एनर्जी थ्योरम का अप्लाई करना है जब आपसे कहा जाए फाइंड द टोटल वर्क परफॉर्म बाय ऑल द फोर्सेस, तब आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्मूथ ट्रैक इन द फॉर्म ऑफ अ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस 6 मीटर, कितना है इसका रेडियस 6 मीटर, लाइज इन द वर्टिकल प्लेन, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम p1 टू p2। यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि p1 से कहाँ जा रहा है बेटा, p2 पर जा रहा है। Under the action of forces F1, F2 and F3, force F1 is always towards P2। आप यहाँ पे देखो, ये जो फोर्स F1 है ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, P2 की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। Then force F1 is always toward P2 and is always 20 न्यूटन, मतलब F1 फोर्स कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन, ठीक है। Then फोर्स F2 always acts horizontally, तो ये F2 फोर्स है जो कि horizontally है, एंड इट इज ऑलवेज 30 न्यूटन, तो F2 आपको गिवन है 30 न्यूटन। F3 ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियली टू द ट्रैक एंड इज ऑफ मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन, तो यहाँ पर ये देखो टेंजेंट है, और F3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 15 न्यूटन है। कितनी है F3 की वैल्यू, 15 न्यूटन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. एंड इट एक्ट्स टू द टेंजेंशियल, ओके। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, तो क्या करेंगे बताओ। यहाँ पर हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर तीन चीजें हैं, F1, F2 एंड F3। डिस्टेंस वीक तो ऐसा नहीं था। देख बेटा मैं बता रहा हूँ, सुन ले। F1, F2 और F3 तीन फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये इस तरीके का आपको दिया गया है, ठीक है। ये पॉइंट P1 है, पोजीशन P1 है, ये पोजीशन P2 है, और यहाँ पर मान लो m मास का पार्टिकल या ब्लॉक जो भी रखा हुआ है, इससे फोर्स लग रहा है F1, ठीक है। एंड F1 जो फोर्स लग रहा है इट एक्ट्स टूवर्ड्स द F2, सॉरी पॉइंट P2, ये 6 है, ये 6 है, एंड वो कैसा एक्ट कर रहा है, ऐसे एक्ट कर रहा है,
फोर्स F1। अगर ये m मास का ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा तो भी ये ऐसे एक्ट कर रहा होगा। अगर ये m मास का ब्लॉक यहाँ पर होगा तब भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। यस और नो? तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा? 6√2। ये डिस्टेंस कितना आएगा? 6√2 एंड F1 एक्ट कर रहा है इसी डायरेक्शन में, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। सेकंड समझो, थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन सही से मिले। यहां पर m मास का ब्लॉक है एंड F2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। अगर ये ब्लॉक यहां पर आएगा m मास का, तब भी हॉरिजॉन्टली फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस पे, ठीक है? तीसरा है, ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है। तीसरी कंडीशन है, ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ये है कि F3 फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे लग रहा होगा तो ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा है, अगर m मास का ब्लॉक यहाँ पर है तो ऐसे लग रहा होगा F3। ये टेंजेंशियली लग रहा है, राइट? जब आपको वर्क डन पूछा जा रहा है, मैं इसको भी वापस से ड्रॉ कर देता हूँ तो थोड़ा सही लगेगा। m मास का ब्लॉक है, पॉइंट P1, पॉइंट P1, पॉइंट P1, ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P2 है। 6 मीटर, 6 मीटर इज द रेडियस है, ठीक है? और जब ये ब्लॉक यहाँ पर होगा तब भी इस पे लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन P2 की तरफ ही होगी, P2 की तरफ ही रहेगी। तो जब हम यहाँ पे वर्क फाइंड करने की बात कर रहे हैं, क्या फाइंड करने की बात कर रहे हैं? वर्क, ठीक है? क्या कह रहा है? सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। तो वर्क डन आपको निकालना है। तो देखो जब P1 से P2 की तरफ ये पॉइंट कर रहा है उस टाइम पे अगर हम देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 6√2 और F1 एक्ट कर रहा है इस पे, क्या लग रहा है? F1। तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? F1 इंटू 6√2। तो F1 की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा? F1 की वैल्यू है 20, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 6√2, ठीक है? फिर सेकंड वर्क डन क्या आ जाएगा? इट एक्ट्स हॉरिजॉन्टली, ठीक है? कैसे एक्ट कर रहा है? हॉरिजॉन्टली। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है पाथ से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे F2 और ये कितना है? डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा तो यही वाला हम लेंगे 6 मीटर, तो F2 इंटू 6। तो F2 की वैल्यू कितनी है? 30, तो ये 30 इंटू 6 180 जूल। वर्क डन 3। F3 अगर आप देखो तो टेंजेंशियली लग रहा है। टेंजेंशियली में हम क्या करेंगे? पाथ लेंथ लेना पड़ेगा टेंजेंट के लिए। तो वर्क डन बाय फोर्स F3 के लिए हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ कितना आएगा? पाई आर बाय 2, अरे सॉरी, हाँ सर, पाई आर बाय 2 ही। एक मिनट, हाँ सही है, पाथ लेंथ आएगी पाई आर बाय 2, राइट? ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ तो F3 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 15 इंटू पाई, आर की वैल्यू है 6, 6/2 हो जाएगा 3, तो 45 पाई, ठीक है? तो एक ये और एक ये, हमारे पास में 3 आंसर है। तो पहला है वर्क डन बाय F1 इज 120 जूल, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड है वर्क डन बाय F2 इज 180 जूल, बिल्कुल सही है, 180 जूल आंसर आ रहा है। तीसरा है वर्क डन बाय F3 इज 45 पाई, तो ये भी सही है। बोलो, आई बात समझ में? हाँ सर। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सर हाँ, सेकंड कंडीशन फिर से समझो। कौन सी सेकंड कंडीशन? F2 वाली? हाँ
देखो यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा कि अगर ब्लॉक यहाँ पर पहुंचेगा तब भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो उस पे जो डिस्प्लेसमेंट जो एक्ट कर रहा होगा, अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो उस पे तो F2 की डायरेक्शन में लगने वाला डिस्प्लेसमेंट ही हमारे काम का है। वर्टिकल कंपोनेंट तो 90 है, तो cos 90 तो 0 हो जाएगा। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है? 6 मीटर है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 6 मीटर है, और F2 उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो 6 इंटू F2 किया हमने। समझ में आया? हाँ बोलो, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle of mass m is at rest in a train moving with constant velocity with respect to ground। फिर से रिपीट कर रहा हूं, a particle of mass m is at rest in a train, मतलब जो m मास का पार्टिकल है वो किस में रखा गया है? ट्रेन के अंदर है, ठीक है। and the train is moving with a constant velocity with respect to ground। now the particle is accelerated by a constant force f naught acting along the direction of motion of the train। मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल को मूव करवाया जा रहा है, और उस पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है। फॉर द टाइम टी नॉट, कितने टाइम के लिए बेटा? टी नॉट टाइम के लिए। A girl in the train and a boy on the ground, a girl in a train and a boy on the ground measures the work done by this force। Which of the following are incorrect? इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है, सही है वो नहीं बताना है, इनकरेक्ट कौन सा है वो बताना है। देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक पार्टिकल है, मान लो कि ये हमने एक ट्रेन ले ली, ठीक है, और इस ट्रेन के अंदर हमने एक ब्लॉक ले लिया है जिसका मास है m, ठीक है। और इस m मास का जो ब्लॉक है, इस m मास के ब्लॉक को एक तो यहाँ पर एक लड़की बैठी है, सुंदर कन्या, वो देख रही है बैठ के, ठीक है। और यहाँ पर एक ग्राउंड पे लड़का खड़ा है, रुको थोड़ा दूर रखूं नहीं तो ट्रेन उसके ऊपर से होके चली जाएगी, है ना। यहाँ पर ये लड़का खड़ा है ग्राउंड पे, ठीक है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो m मास का ब्लॉक है एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर, तो भाई वो रेस्ट कंडीशन में है। t इक्वल्स टू 0 टाइम पे कैसी कंडीशन है? रेस्ट कंडीशन है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस पे फोर्स लग रहा है f नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। देखो ट्रेन ऑलरेडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो मूव कर ही रही है, मान लो हम लिखे कि ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट, ठीक है। और F नॉट फोर्स लग रहा है इस M मास के ब्लॉक पे, तो ये M मास का जो ब्लॉक है वो चल के यहां आ जाएगा, राइट। कब? T इक्वल्स टू T नॉट टाइम पे। तो पहली चीज तो ये पूछी गई है, बोथ विल मेजर द सेम वर्क, बोथ विल मेजर द सेम वर्क। देखो पहली चीज तो आप यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पर हम जो वर्क इज इक्वल्स टू इंडिकेशन ऑफ FDS लगाते हैं, तो ये जो पूरा कंसेप्ट है बेटा ये फ्रेम डिपेंडेंट है। ये जो है यहाँ पर हम जो क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं ये किस पे डिपेंडेंट है? फ्रेम डिपेंडेंट है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये क्वेश्चन पूरा वेरी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा हम लोग फाइंड करते थे कि ब्लॉक की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ब्लॉक की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, याद है ऐसा कुछ कुछ विद रिस्पेक्ट टू Yes, समथिंग, sir. राइट। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट है बेटा। अब जैसे यहाँ पर ये जो लड़का है, वो लड़का जब इस ब्लॉक को देख रहा होगा तो उस ये अब ये जो ब्लॉक है वो तो डेफिनेटली टी नॉट टाइम पर फोर्स, अब इस पे फोर्स लग रहा है टी नॉट टाइम के लिए, तो टी नॉट टाइम के लिए जब फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली इस लड़के को तो ऐसा लगेगा कि ब्लॉक जो है वो अपनी पोजीशन से आगे आ चुका है, राइट। और लड़की को तो वहीं दिख रहा होगा,
समझ में आ रहा है? देखो पहला ऑप्शन, ऑप्शन वाइज चलते हैं, चलो एक काम करते हैं, ऑप्शन वाइज चलते हैं। फर्स्ट थिंग, बोथ विल मेजर द सेम वर्क, नॉट पॉसिबल। दूसरा, बॉय विल मेजर हायर वैल्यू देन द गर्ल, पॉसिबल है। गर्ल विल मेजर हायर वैल्यू देन द बॉय, नॉट पॉसिबल। डेटा आर इनसफिशिएंट, ठीक है चलो। तो बी और सी में से एक कौन सा सही है वो देखो। अब यहां पर आप एक चीज समझो कि अगर मैं ये कहूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन अगर एस नॉट है, ठीक है, और हमें किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिकॉज ग्राउंड पे लड़का खड़ा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन, बिकॉज ट्रेन इज ऑल्सो मूविंग विद वी नॉट वेलोसिटी, तो डेफिनेटली ट्रेन का भी सर्टेन डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, यस और नो। तो यहां पर अगर हम देखें ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन की अगर हम बात करें तो कितना है, एस नॉट, एंड डेफिनेटली ये तो ऐड होगा ही होगा इसके साथ में। तो ग्राउंड पे से देखने में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, ये ट्रेन में बैठकर देखने पर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, ग्राउंड। ग्राउंड। तो ग्राउंड पे कौन खड़ा है, बॉय। बॉय। तो डेफिनेटली बॉय विल मेजर हायर वैल्यू देन द गर्ल। समझ में आया? Yes, हाँ sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following statement is true for a system comprising of two bodies in contact exerting frictional force on each other? Which of the following statements is true for a system comprising of two bodies in contact exerting frictional force on each other? तो एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ओके। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। अब ऑप्शंस पे जाएं, उसको देखें, उसको पढ़ें, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक गो थ्रू करवाता हूं। देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो दो तरीके का फ्रिक्शन है, हमें पता है कौन कौन सा है। तो एक है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। एक कौन सा है, स्टैटिक, और दूसरा कौन सा है, काइनेटिक। अच्छा, अब समझो स्टैटिक फ्रिक्शन में और काइनेटिक फ्रिक्शन में, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय static friction on a body, it can be positive, it can be negative, and it can be zero. तीनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ जीरो ही होता है, नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम, ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। कितना होता है, जीरो होता है हमेशा। क्लियर है बेटा? हाँ यस सर। सर। अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी, इट कैन बी, it can be positive, it can be negative, and it can be zero. लेकिन वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। ये याद रख लेना है आपको। अब क्या याद रखना है कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम is always negative। ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में पूछा जाता है, ठीक है। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। अभी आपको याद रख लेना है ये, ठीक।
अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन में ही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ टू बॉडीज इन कांटेक्ट, मतलब कि दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, एक्सर्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। देखो अगर यहां पर हमने एक बॉडी लिया जो कि रेस्ट पे है और फोर्स एफ एक्ट कर रहा है उस पर, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है बेटा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होता है, राइट, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बेटा हमारे पास में कंडीशन ये है कि दो रखे हुए हैं, मतलब दो बॉडीज है हमारे पास में एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट एक्सर्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, मान लो ये बॉडी हमने ले लिया ए और हमने एक दूसरा बॉडी ले लिया बी, ये हमने दो बॉडी ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो बॉडी ए है तो यहां पर क्या है कि बॉडी ए पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और बॉडी बी पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आ रहा है? और अगर हम ये कहें कि ये दोनों एक सिस्टम है, दोनों मूव हो रहे हैं, राइट, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं हो रहे बट दे आर मूविंग, तो जब ये सिस्टम मूव होता है उस टाइम पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अब यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट इसका भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ब्लॉक बी का। तो जो दोनों का डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होगा, सेम होगा, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। समझ में आ रहा है? बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो बॉडी ए पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट इन दिस डायरेक्शन, बॉडी बी पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो हम यहां पर अगर कहें वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन है तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव। अगर वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, तो पीछे की तरफ लग रहा है, राइट, और फोर्स कहां लग रहा है, आगे की तरफ लग रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, 180, 180 आया तो क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आपको पूरे सिस्टम का पूछा जा रहा है, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए प्लस बी, तो ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट सेम है तो ये हो जाएगा जीरो। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. चलो देखो, तो यहां पर देखो टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन होल सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, सही है। Yes. टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन होल सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, ये भी सही है। बोलो क्लियर है? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a time dependent force F is equals to 60 acts on a particle of mass 1 kg. If the particle starts from rest, the work done by the force during the first 1 second will be. A time dependent force F is equals to 60 acts on a particle of mass 1 kg. तो मास कितना गिवन है बेटा, मास गिवन है 1 kg, फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो फोर्स एक्ट कर रहा है 60,
एंड द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब t इक्वल टू 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, t इक्वल टू 0 टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, एंड वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकंड, तो आपको वर्क डन निकालना है फॉर द फर्स्ट 1 सेकंड, ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकंड, ठीक है। तो आप एक चीज समझो, वर्क डन निकालना है, फोर्स आपको टी का फंक्शन दिया हुआ है, फोर्स किसका फंक्शन दिया हुआ है, टी का। देखो यहां पर फोर्स जो है वो वेरिएबल है, पहली चीज फोर्स क्या है, वेरिएबल। हम लोग वर्क इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट एस, ये कब अप्लाई करते हैं, जब फोर्स कैसा होता है, कांस्टेंट, फोर्स कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, राइट। लेकिन यहां पर अब जो फोर्स है वो कैसा है, वेरिएबल है। यहां पर हम जो फोर्स की बात कर रहे हैं वो फोर्स कैसा है, इट्स अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो फोर्स जो है हम लिख सकते हैं कि फोर्स एक तो एक्स का फंक्शन हो सकता है और दूसरा फोर्स टाइम का फंक्शन हो सकता है, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी एक्स, या तो हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर टाइम का जो फंक्शन होता है तो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डॉट डी एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ता है बेटा, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर dt से डिवाइड कर सकते हैं और dt से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो dx बाई dt जो है वो हमें क्या देता है, v दे देता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ वी dt, जब टाइम का फंक्शन हो तो आप डायरेक्टली वर्क के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ वी dt अप्लाई कर सकते हो। बोलो आई बात समझ में, यस सर। ठीक है। अब आगे देखो, तो यहाँ पे देखो वर्क इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वी डी टी, क्या लिख रहे हैं, एफ वी डी टी। तो हमारे पास में एफ तो है टी का फंक्शन, वी वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, राइट, तो वी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, वी निकालते हैं पहले। तो v निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समझो हमारे पास में फोर्स तो है ही, फोर्स कितना है 60, मास कितना है 1 kg, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, तो ये 60 बाय 1 मतलब 60, तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाय dt, और dv बाय dt हो जाएगा 60, तो हम लिखेंगे dv इज इक्वल टू 60 dt, ठीक है। अब t इक्वल्स टू 0 टाइम पर वेलोसिटी कितनी है 0, और t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे आपको निकालना है, राइट। पहले हम t लेके चलते हैं, t इक्वल्स टू टाइम पे वेलोसिटी है v, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा 6t स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी मतलब कितना आ गया बेटा, वेलोसिटी हमारे पास में 3t स्क्वायर आ गया, राइट। वेलोसिटी कितनी आ गई, 3t स्क्वायर आ गई कि नहीं आ गई। Yes, sir. अब इस वेलोसिटी को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन एफ की वैल्यू कितनी है 60, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 3t स्क्वायर इंटू dt, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 6 इंटू 3 18 t क्यूब 18 t क्यूब dt, तो ये हो जाएगा 18 बाहर आ जाएगा t रेस टू 4/4, और टाइम कितना लिया हुआ है 1 सेकंड, राइट। तो 0 से 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t रेस टू 4, मतलब t की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 18/4, 18/4 कितना हो जाएगा 4.5 जूल, तो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा 4.5 जूल, ये आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अरे ठीक है, सर हाँ Yes, sir.
तो इसमें हम हाफ एम स्क्वायर भी लगा सकते हैं ना। एग्जैक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम कैसे सॉल्व करेंगे, वी कैन से वर्क इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल मतलब 1/2 एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, राइट। तो 1/2 एम की वैल्यू कितनी है 1 kg, वी फाइनल कितना आया 3t स्क्वायर आया, ठीक है। माइनस इनिशियल कितना था 0। अब t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3t स्क्वायर। एक मिनट, वी फाइनल, सॉरी ये नहीं आएगा ना, फिर तो हमें t के फंक्शन के साथ थोड़ी रख सकते हैं, जस्ट अ मिनट। वी फाइनल क्या आ जाएगा, वी फाइनल आ जाएगा t इक्वल टू 1 सेकंड पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 0, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2, मतलब ये आ जाएगा 4.5 जूल। ये आंसर भी आ जाएगा, ये भी पॉसिबल है। दिस इज सेकंड मेथड। बोलो क्लियर है। तो टी के फंक्शन में भी तो रख सकते थे, अपने स्क्वायर नहीं किया था। हाँ मतलब वी, हाँ वी का 3t स्क्वायर करते फिर 9t स्क्वायर करना पड़ता, हाँ सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियर हो गया ना लास्ट वाला क्वेश्चन। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a particle is moved from 0,0 to a, under a force F is equals to 3i cap plus 4j cap from two paths. Path 1 is OP, path 2 is OQP. Let W1 and W2 be the work done by this force in these two paths. Then आपके पास में चार ऑप्शन है, कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए सोचिए क्या करेंगे इसमें। देखिए बेसिक्स तो ये है इसका, कि जैसे अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास में ये कहा जा रहा है द फोर्स इन दिस टू पास, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, अगर ये पता चल जाता है तो हमें वर्क डन का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट होता है और एक होता है पाथ से अनडिपेंडेंट। देखो वर्क डन जो है उसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है पाथ पे डिपेंड करता है, एक होता है पाथ डिपेंडेंट और दूसरा होता है पाथ इंडिपेंडेंट। तो जो पाथ पे डिपेंड करता है वो फोर्स कैसा होता है नॉन कंजर्वेटिव, और जो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है वो कैसा होता है फोर्स कंजर्वेटिव, ठीक है। समझ में आया। लेकिन सपोज आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, आपके पास में फोर्स गिवन है, कितना गिवन है फोर्स, फोर्स गिवन है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। अब आपको ये याद रख लेना है कि डेल एफ एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एफ वाई बाय डेल एक्स। अगर ये सेम आ जाए, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि फोर्स जो है वो कैसा है कंजर्वेटिव है, फोर्स कैसा है कंजर्वेटिव, ठीक है। तो यहां पर आप देखो डेल वाई ऑफ एफ एक्स, तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट, अब इसको कंपेयर कर तो लिखेंगे हाँ एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो एफ एक्स कितना है बेटा 3 है, तो डेल डेल ऑफ 3/डेल वाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं डेल एफ एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल ऑफ डेल वाई, तो ये आ गया 0। सिमिलरली डेल एफ वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ वाई, फोर्स अलॉन्ग वाई, तो 4 दैट इज ऑल्सो 0। तो दोनों कैसे हैं सेम, तो फोर्स कैसा है कंजर्वेटिव, तो आंसर है W1/W2। एक ये तरीका भी आप याद रख सकते हैं। समझ में आया।
समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन बाय द फोर्स F इज इक्वल्स टू I कैप प्लस YJ कैप अराउंड द पाथ शोन इन फिगर इज। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स अराउंड द पाथ, अब ये क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन कब होता है वर्क डन जीरो? जब कंजर्वेटिव फोर्स हो तब। कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन मैंने अभी अभी बताई है आपको, कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन बताई है, राइट? तो कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें डेल एफ एक्स बाय डेल वाई, ये हो जाएगा डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ एक्स कितना है? 1, तो ये हो जाएगा 0। डेल एफ वाई बाय डेल एक्स, तो डेल बाय डेल एक्स बाय एफ वाई कितना है? फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना है? वाई वाई, तो ये कितना हो जाएगा? जस्ट अ मिनट, तो ये कितना हो जाएगा? 0, 0 राइट? डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर ये कैसा हो गया? कंजर्वेटिव हो गया। इसका मतलब कितना आएगा आंसर? 0 आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। a chain of mass and length L, sorry, a chain of mass M and length L is placed on a table with 1/6 of its hanging freely from the table edge. The amount of work done to pull the chain on the table is। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, समझिए। A chain of mass M, length L is placed on a table with 1/6 of its hanging 1/6 of it hanging freely from the table edge, मतलब 1/6 पार्ट जो है उसका कहाँ है? लटका हुआ है। The amount of work done to pull the chain on the table, अगर आप पूरी जो चेन है अगर आप उसको टेबल पर खींच कर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा वर्क डन, ये पूछा गया। उस पे जाए उससे पहले आप एक छोटी सी चीज समझो कि मान लीजिए यहां पर हमने ये टेबल लिया बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लो ये हमारे पास में चेन है, ठीक है, जिसको यहाँ पर हमने ऐसे लटकाया हुआ है इस तरीके से। चेन थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी सी है, समझ लेना, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? टोटल लेंथ तो बेटा L है, तो यहाँ L/2 होगी और यहाँ पर L/2 है, ठीक है, समझ में आया? यस सर फिर एक कंडीशन और देखो, एल M बाई टू मास, थोड़ी ना, हाँ L/2 कैसे होगा? L/6 होगा ऊपर इधर नीचे की साइड, और ऊपर 5 L/6 होगा ना। अरे गुरु रुक जा, मैं केस बता रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ओके एग्जाम्पल ओके। हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। M मास है, लेंथ L है, इसमें आधा आधा लटका दिया। सपोज मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एक चेन ली है जिसका मास M है और लेंथ L है, ठीक है, ये चेन है जिसका मास M है, लेंथ L है, ठीक है। इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो, ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? 0। अगर यहाँ पर उसका हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें सेंटर ऑफ मास लेके, ये सेंटर ऑफ मास होगा उसका, सेंटर ऑफ मास मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ पर? mgh, mgh मतलब कितना? L/2, तो ये इसकी क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पर आप निकालें तो ग्राउंड पे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है? देखो
सॉरी, अगर हम इसे रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हैं, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, मतलब ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी है 0 और ये लेंथ कितनी है L/2, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितने पे होगा, L/4 पे होगा। सेंटर ऑफ मास कितने पे होगा, L/4 पे होगा। Yes, sir. तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी अगर निकालनी है तो कितना आएगा, इसका मास, टोटल मास m था, तो इधर m/2 होगा, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, तो मास कितना आ जाएगा m/2, ग्रेविटी g और हाइट h, लेकिन हाइट h जो आएगा सेंटर ऑफ मास से ले आ जाएगा, तो आएगी h L/4। और यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है उससे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन लिया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, -mgL/8। बोलो, आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। दूसरा एक और केस इसमें बनता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से वो एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है और इस पे हमने मान लो चेन रखी हुई है, सपोज इस तरीके से चेन रखी हुई है, ठीक है। ये एंगल हो गया थीटा। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो पहली चीज तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये आप अगर लेंगे तो इसका L लेंथ की है, मास m है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितने पे आएगा, L/2 पर आएगा। कितने पे आएगा, L/2 पे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, mgh। इसका मास कितना लिया हुआ है बेटा, मास है m, ग्रेविटी g और हाइट, तो हाइट ये वाली आएगी, राइट। हाइट कौन सी आएगी, यही वाली हाइट आएगी। ये हाइट कितनी आ जाएगी, L/2 साइन थीटा। यस और नो? Yes. तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mg इंटू L/2 साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं mg L/2 साइन थीटा। बोलो, आया समझ में? Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। देखो मैंने आपको सारे वेरिएशंस बता दिए, बिकॉज एग्जाम में जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कैसे करना है, उसका पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालते हुए आनी चाहिए, पहली चीज तो। दूसरी चीज, अब आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/6 पार्ट जो है वो हैंग कर रहा है। करने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 5/6 पार्ट कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ठीक है। ये जैसे मान लो ये हमने चेन ली हुई है और इसका कुछ पार्ट लटका हुआ है यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। ये कितना है, L/6, और ये कितना होगा, 5L/6, ठीक है। समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब आप समझो क्वेश्चन को। यहाँ पर मास कितना हो जाएगा बेटा, m/6 मास होगा। मास कितना हो जाएगा, m/6, और सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, L/12 L/12. सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है ये कब है, एट t इक्वल्स टू 0 टाइम की ये सिचुएशन है। लेकिन एट t इज इक्वल्स टू t टाइम पे क्या हो रहा है कि ये जो चेन है, ये चेन पूरी ऊपर आ जाती है। ये जो चेन है वो कहाँ आ जाती है, पूरी उसे पुल करके हम कहाँ लेके आ रहे हैं, ऊपर लेके आ रहे हैं सरफेस पे, ठीक है। तो पूरी ऊपर लाते हैं एट t इज इक्वल्स टू t टाइम पर। बाय अप्लाइंग अ फोर्स, ठीक है। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, गिव मी, चलो देखिए। अब हमें यहाँ पर देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी,
यहाँ पर ग्राउंड पे ये अगर हम एक ग्राउंड ले रहे हैं, दिस इज द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप यू निकालेंगे इस केस के लिए, तो यू कितना आएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ यू, इसके लिए क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, देखिए पोटेंशियल जो थी एम जी एच, पहली चीज तो ग्राउंड ये है, इससे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो मास कितना आएगा, सबसे पहले तो मास आ रहा है m/6, मास कितना आएगा m/6, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज ग्राउंड से जीरो की तरफ, जीरो से नीचे की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो एम जी इंटू हाइट, हाइट कितनी आएगी, मतलब ये जो h है वो कितना आएगा L/12, तो आंसर ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgL/72। बोलो समझ में आया, ये आ गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgL/72। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है, पहले ये बताओ। नो सर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें इसको पुल करने के बाद इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज समझो कि वर्क डन बाय फोर्सेस, वर्क डन बाय फोर्सेस, तो वर्क डन बाय फोर्सेस में हम जानते हैं कि ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो हम लिखते हैं के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, अब आप जानते हैं यहाँ पर ये जो वर्क डन है इट इज पुल्ड स्लोली, तो एक्सेलरेशन 0, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना है बेटा 0, और यू इनिशियल कितना है माइनस ऑफ mgL/72, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, mgL/72 इज द आंसर। ये रहा। सर हाँ सर एक क्वेश्चन था मेरे को, हम्म, अगर the potential energy for a force field F is given by u of x comma y is equal to sine of x plus y. The force acting on the particle of mass m at 0 comma pi by 4 is, क्या पूछा जा रहा है, फोर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, फोर्स निकालना है आपको, और u दिया हुआ है साइन ऑफ x प्लस वाई। डिफरेंशिएट कर दे तो बिल्कुल वही करना पड़ेगा। 0 हो जाएगा। 0 नहीं, 0 नहीं आएगा बेटा, 1/√2। 1/√2 भी नहीं आएगा। मेरा भी 1/√2 आ रहा है डिफरेंशिएट करके। चलो देखते हैं, देखिए द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ फोर्स फील्ड एफ इज गिवन बाय यू ऑफ दिस, तो u को हम लिख लेते हैं सबसे पहले तो साइन ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m एट 0,π/4, तो पहले तो u मतलब फोर्स हमें निकालना है, तो अगर हम फोर्स को फाइंड करें इन सच अ वे कि उसका x और y कंपोनेंट को अलग अलग करके देखें, तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस के लिए अगर हम देखें, देखो फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं पहले, वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर मैं एफ एक्स की अगर बात करूं तो माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, इसका मतलब माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू, यू की वैल्यू कितनी है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई मतलब माइनस तो है ही, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा एक्स का डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स, तो ये 1 और वाई, ठीक है, तो वो हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1 और डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है ना,
पहले पूरे फंक्शन का किया, फिर सिर्फ x प्लस वाई का किया। समझ में आया? हाँ फिर y के लिए अगर हम देखें तो माइनस डेल u बाय डेल y, तो माइनस डेल बाय डेल y, सॉरी डेल ऑफ डेल y, u की वैल्यू कितनी है, सॉरी हाँ साइन ऑफ x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई डेल बाय डेल ऑफ x प्लस वाई ऑफ मतलब कि इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0 डेल y बाय डेल y, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस x प्लस वाई। ये एफ वाई निकाल लिया। अब फोर्स निकालना है, नेट फोर्स। तो F इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो एफ एक्स आई कैप मतलब माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है, x को वाई 0,4, तो माइनस हम इसे लिखते हैं माइनस कॉस x की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉस 0 प्लस, तो ये पाई बाय 4 ही हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देखना, f इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय रूट 2 आई कैप माइनस 1 बाय रूट 2 जे कैप। तो फोर्स कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, वन बाय टू प्लस 1 बाय 2 1, तो 1, क्या आंसर आ जाएगा 1। बोलो आई बात समझ में? यस हाँ तो मैंने डायरेक्ट ही मतलब डी यू बाई डी एक्स कर लिया था, फिर वो ऐड नहीं किया था। रूट 2 आ रहा था। आगे आई मतलब मॉड नहीं निकाला ना। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when a rubber band is stretched by a distance x, it exerts a restoring force of magnitude F is equals to ax plus bx square. A and b are constants. The work done in stretching the unstretched rubber band by L is, तो फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया, मतलब ये वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स में हम क्या करते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। सबको पता है ये चीज। फोर्स कितना दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बाय एल, तो 0 से एल इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एक्स क्यूब बाय 3, 0 से एल, तो ये हो जाएगा ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल क्यूब बाय 3। ये रहा आंसर। बोलो समझ में आया? हेलो, Yes, sir. हाँ सर क्लियर है बेटा? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a conservative force does positive work on a body, बताओ क्या आएगा आंसर। सबसे पहले कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम बात करें तो वी नो दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, ये तो पता है सभी को। इसका मतलब डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यस और नो। तो हम ये लिख सकते हैं कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब भी अगर आप एक चीज समझो कि अगर वर्क डन
बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव है तो माइनस ऑफ, माइनस तो लगा हुआ ही है ऑलरेडी, वही रख रहा हूं साइन, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा आएगा, नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव। अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आपका नेगेटिव हो तो माइनस तो है ही, अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आपने नेगेटिव किया है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही है, समझिए यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ रही है, नेगेटिव, डेल्टा यू नेगेटिव, तो डेल्टा यू नेगेटिव कब आएगा, जो यू फाइनल इज लेस देन यू इनिशियल होगा, यस और नो। और ये पॉजिटिव कब आएगा, जब यू फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल होगा। भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कब आएगी बेटा, कब आएगी नेगेटिव, जब फाइनल इनिशियल से कम हो तभी तो आएगा। अरे यार फाइनल 0 कर दूं, इनिशियल को 3 कर दूं तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर। तो वो ही समझा रहा हूं तुमको। और यहाँ पर यू फाइनल इज ग्रेटर देन यू इनिशियल। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स, व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क, तो कंजर्वेटिव वर्क डन ये कैसा है, पॉजिटिव है, यही केस है ना, पॉजिटिव है कि नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज, तो यू फाइनल इज लेस देन यू इनिशियल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहां पर हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और यहां पर हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है, इट्स पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस इज द राइट आंसर। अगर इसकी जगह पूछा गया होता व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स डज नेगेटिव वर्क, तो उस केस में हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होगी। बोलो आई बात समझ में, Yes, sir. क्लियर है सभी को, यस सर। पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg, मास कितना गिवन है, 1 kg, potential energy of 1 kg particle free to move along the x axis given by v of x is equals to x raised to 4 by 4 minus x square by 2 जूल। तो ये आपको गिवन है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल, देन द मैक्सिमम स्पीड आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली चीज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम स्पीड। अगर मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है, अगर काइनेटिक, अगर स्पीड मैक्सिमम है, समझिए अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। समझ में आया। हाँ। और टोटल एनर्जी हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है वो, टोटल एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। कि यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए इस तरीके का नोटिफिकेशन यूज किया था कि v ऑफ x, अब आप लोग अच्छा ये तो स्पीड है, बट यहाँ पर आपको ये यूनिट भी पीछे देखनी रहती है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, जूल गिवन है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें बताया गया है कि ये जो सिचुएशन है जब मैक्सिमम वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। तो हम यू मिनिमम के लिए ये कर सकते हैं, किसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट। तो वी कैन से dv बाय dx, तो d बाय dx ऑफ v, v की वैल्यू कितनी है, x is to 4, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है,
कोई बहुत टफ नहीं है तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। dv बाई dx, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस बाय 4 माइनस 2x बाय 2, तो 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, तो ये कितना आ जाएगा x क्यूब माइनस x। ठीक है, तो ये x क्यूब माइनस x आ गया, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो dv बाई dx इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। तो u मिनिमम इज इक्वल्स टू x रेज टू 4 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 4। तो टोटल एनर्जी कितना गिवन है आपको? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी है 2, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना? हाँ सर, बाद में हाफ एम स्क्वायर कर लेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी अभी निकालिए ना सर। माइनस 1 बाय 4, राइट? और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 बाय 4, तो ये हो जाएगा 9 बाय 4 विच इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 बाय 4। मास कितना गिवन है? 1। 1. 1। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये m की वैल्यू तो 1 हो गई, 2 सामने ले जाएंगे तो 18 बाय 4, 18 बाय 4। 3√2/2। हाँ, 3√2/2 ना। एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 9 इंटू 2 बाय 4, तो v कितना आ जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी v मैक्सिमम, तो ये आ जाएगा 3 बाय रूट 2। ये आंसर, v मैक्सिमम इज 3 बाय रूट 2। बोलो, क्लियर है यहां तक? ऐसे समझाओ ना एक बार। A particle is moving in a circular path of radius a. Huh? Nine. A particle is moving in a circular path of radius a under the action of an attractive potential U is equals to minus k by 2r square its total energy। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर? टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। टोटल एनर्जी के लिए क्या क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, राइट? यहाँ पर हम एक सर्कल ले लेते हैं। सर हो गया। मेरा भी हो गया। देखो, पता क्या किया? सर पहले देखो, एक पार्टिकल है विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है? अब यहाँ पर अट्रैक्टिव पोटेंशियल U, तो U की वैल्यू गिवन है माइनस k बाय 2r स्क्वायर। अब एक चीज तो क्लियर है कि इस तरफ फोर्स लग रहा होगा F, अट्रैक्टिव फोर्स है, and this force is a centripetal force, so we can say it is mv square by r। क्या हो जाता है? mv square by r। तो हमारे पास में फोर्स, अगर इस ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पे से अगर हम फोर्स निकालें तो हमें पता है कि फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस डेल यू बाय डेल आर। तो माइनस डेल बाय डेल आर ऑफ यू, यू की वैल्यू कितनी है? तो माइनस के बाय 2r स्क्वायर। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, के बाहर आ गया, और 2r स्क्वायर, तो 2 को बाहर ले लेते हैं, के बाय 2 r रेस टू माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 r रेस टू माइनस 3 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसल, ठीक है?
ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k बाय आर क्यूब। तो फोर्स आ गया हमारे पास में k बाय आर क्यूब ना। वी नो दैट कि ये जो फोर्स है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस पे, वो कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स है विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर हम यहाँ पर इसे कंपेयर करें बेटा, सी, अगर हम यहाँ पे इसका कंपैरिजन करें, सर सो हाँ बोल। सर एफ तो पहले से मतलब पॉजिटिव ही रहेगा ना, डी यू बाई डी आर मतलब हाँ? डेल यू बाय ऐसे, क्यों? डेल यू बाई डी आर मतलब डेल आर पॉजिटिव नहीं आएगा पहले से ही। देखो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है फोर्स कितना लग रहा है? k बाय आर क्यूब। ठीक है, अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये r और यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? k/2 r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सॉरी, नॉट इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? k/2r², और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस ऑफ k/2r²। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? 0। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट?